बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मिक्स्ड इन्फो टीवी के साथ मैं हूँ जाहिद फ़ारूक। नाजरीन, गुज़िश्ता कुछ दिनों से फ़रदौस आशिक़ अवान मुसलसल ख़बरों में हैं और उनके हवाले से बहुत सी न्यूज़ सामने आ रही हैं। कभी उनके ऊपर इल्ज़ामात की तवील फ़हरिस्त जारी की जाती है, फिर उसके बाद फ़रदौस आशिक़ अवान को हटाए जाने के फ़ौरन बाद फ़रदौस आशिक़ अवान जब वज़ीर आज़म हाउस से सियालकोट तशरीफ़ ले गई और वहाँ पे उनको ये पता चला कि उनके ख़िलाफ़ तो बड़े इल्ज़ामात आयद कर दिए गए हैं। और ये इल्ज़ामात क्यों आयद किए गए, असल में इसके पीछे छुपी हुई कहानी क्या थी, वज़ीर आज़म हाउस में फ़रदौस आशिक़ अवान को डी नोटिफाई होने तक किन मामलात का सामना करना पड़ा और इस सारी कहानी के पीछे किरदार कौन से छुपे हुए हैं, इस हवाले से आपको आगाह करेंगे। और जो गुफ्तगू हुई वज़ीर आज़म हाउस में फ़रदौस आशिक़ अवान की, जो आखिरी गुफ्तगू थी अपने डी नोटिफाई होने या वजारत से हाथ धोने से पहले तक की, उस हवाले से आपको आगाह करेंगे कि कैसे फ़रदौस आशिक़ अवान को वहाँ पे तलब किया गया और कौन सी गुफ्तगू हुई। और फ़रदौस आशिक़ अवान जो कल एक हंगामा खेज़ किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रही थी, जिसने मौजूदा हुकूमत के लिए बड़ी मुश्किलात पैदा करनी थी। असल में ये उन नॉन इलेक्टेड किरदारों के मतलब थी जो वज़ीर आज़म हाउस में विराजमान हैं और इसके असरात जो है उनसे वज़ीर आज़म की कुर्सी भी ना बच पाती। लेकिन एन वक्त पे ऐसा क्या हुआ कि फ़रदौस आशिक़ अवान ने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को मुलतवी कर दिया। ये भी आज की स्टोरी का हिस्सा होगी। यानी जितनी भी ख़बरें फ़रदौस आशिक़ अवान के हवाले से हैं, उनको किस तरीके से निकाला गया और क्यों निकाला गया, आखिरी मुलाकात में उनके साथ कौन सी बातें हुई, फिर उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस मुलतवी हुई और उसमें वज़ीर आज़म की उनसे क्या बात हुई, ये सारी आज की स्टोरी है। जिन दोस्तों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली मालूमात को आप मिस ना कर सकें। डियर व्यूवर्स, 2 दिन पहले ये ख़बर आई कि फ़रदौस आशिक़ अवान को उनकी वजारत से हटा दिया गया है, उनकी जगह शिबली फ़राज वज़ीर इत्तलात बन गए और जो आसम सलीम बाजवा साबका DGISPR जो थे वो वज़ीर आज़म के मामले ख़ुसूसी बना दिए गए। अब फ़रदौस आशिक़ अवान को हटाए जाने के हवाले से ख़बर आने की देर थी कि उसके कुछ देर के बाद वज़ीर आज़म हाउस से फीडेड ख़बरें मीडिया पर चलना शुरू हो गई कि फ़रदौस आशिक़ अवान के ऊपर ये इल्ज़ामात हैं, उन्होंने भर्तियाँ गैर कानूनी भर्तियाँ करवाईं, फिर इसके साथ साथ उन्होंने इजाफ़ी गाड़ियाँ रखी हुई थी, इस तरह के इल्ज़ामात आयद किए गए। लेकिन जब फ़रदौस आशिक़ अवान को हटाया जाना मकसूद था, डी नोटिफाई किया गया, उससे चंद यानी कुछ देर पहले उनकी मुलाकात वज़ीर आज़म हाउस में हुई। किन लोगों से हुई मैं वो आपको बताता चलूँ। फ़रदौस आशिक़ अवान को एक कॉल मौसूल हुई वज़ीर आज़म हाउस से और वो उस कॉल को मौसूल करते ही फ़ौरन उनको ये कहा गया कि आप वज़ीर आज़म हाउस पहुँचे, आपसे मुलाकात करनी है। ये जिन्होंने कॉल की बताया जाता है कि वज़ीर आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म ख़ान थे। और फिर उसके बाद वो वज़ीर आज़म हाउस पहुँची। वज़ीर आज़म हाउस पहुँची तो वहाँ पे जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं वज़ीर आज़म के, आज़म ख़ान, और साथ वज़ीर आज़म के मामले ख़ुसूसी शहज़ाद अकबर भी मौजूद थे। आज़म ख़ान ने वो पूरी फ़ाइल फ़रदौस आशिक़ अवान को दिखाई और बताया कि आपके ऊपर बहुत से इल्ज़ामात की ये तवील फ़हरिस्त है जो आप पे आयद होते हैं, इसलिए यही बेहतर है कि आप इन इल्ज़ामात अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दें और इन इल्ज़ामात को की सफाई पेश करें। उन्होंने ये सुना जब आज़म ख़ान से कि वो मुझे कह रहे हैं कि अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दें, जो कि एक सरकारी अफसर हैं, वो मुझे इस हवाले से कह रहे हैं। उनके दरमियान शदीद किस्म की तल्ख़ कलामी हुई। उन्होंने कहा कि आप अपनी हैसियत में रहो, अपने आप को पहचानो, आप एक सरकारी ऑफिसर हो, आप किस तरीके से मुझसे इस्तीफ़ा तलब कर सकते हो। मुझे जो पॉइंट किया है वो वज़ीर आज़म ने किया है। वज़ीर आज़म ही वो अथॉरिटी है जो मुझसे इस्तीफ़ा भी मांग सकते हैं, ले सकते हैं, लेकिन आपको कोई इख्तियार नहीं पहुँचता कि आप मुझसे इस्तीफ़ा तलब करें। इसी दौरान शहज़ाद अकबर जो कि मामले ख़ुसूसी हैं, उनको इंटरवीन करना पड़ा और उन्होंने कायल करने की कोशिश की फ़रदौस आशिक़ अवान को कि ये आप इस्तीफ़ा दे दें, ये इल्ज़ामात हैं आपके ऊपर, इस तरह की बातें उन्होंने बहुत सी
मीठी मीठी बातें करके कायल करने की कोशिश की, लेकिन फरदौस आशिक अवान चूँकि पुरानी खिलाड़ी हैं, वो पहले भी इलेक्शन लड़ चुकी हैं, पीपल्स पार्टी के दौरे हुकूमत में भी वो वज़ीर रह चुकी हैं, तो वो ये समझती थी कि ये किसी सूरत भी काबिल कबूल नहीं होगा, लिहाजा उन्होंने ये जवाब दिया कि मैं किसी सूरत इस्तीफ़ा नहीं दूंगी। फिर उनको ये धमकी दी गई कि अगर आप इस्तीफ़ा नहीं देंगी तो आपको डीनोटिफाई कर दिया जाएगा। उन्होंने इसकी परवाह ना करते हुए वो वहाँ से उठ के चली गई और उन्होंने कहा कि मैं वज़ीर आज़म अगर मुझे कहेंगे तो मैं उसी सूरत में इस्तीफ़ा दूंगी, दूसरी कोई सूरत नहीं है मेरा यानी मुझसे इस्तीफ़ा लिया जाए या कोई सरकारी अफसर मुझे ये उठ के कहे कि आप इस्तीफ़ा दे दें। उसकी इतनी हैसियत नहीं है कि वो मुझसे ये कहे। इसके बाद वो जब वहाँ से निकली, उसके बाद ये खबर आई जी कि उनको वजारत इत्तलात से हटा दिया गया है, उनकी जगह पे फ़लाँ लोग ले आए हैं जिनका मैं आपको बता चुका हूँ, उनको डीनोटिफाई कर दिया गया। फिर उसके बाद बताया ये जाता है कि वज़ीर आज़म हाउस से ये खबरें चलवाई गई और उन्हीं ऑफिसर्स ने जो वहाँ पे मौजूद थे उनकी तरफ से मीडिया को ये खबरें दी गई कि इन्होंने इनके ऊपर ये इल्ज़ामात थे जिनकी वजह से इनको हटाया गया है, जिस पर वो काफ़ी ज़्यादा वो इस्लामाबाद से सियालकोट रवाना हो गई। वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ पर उन्होंने नाराज़गी का इजहार किया और गुस्से में हो गई, आग बगूला हो गई कि ये जितने भी इल्ज़ामात आयद किए जा रहे हैं ये तो किसी सूरत मुमकिन नहीं है। मैं पहले भी पार्टियों में रह चुकी, लेकिन ऐसा नहीं कि वजारत से हटाए जाने के साथ ही वो पहले नॉर्मल थी, चलें जी ये मामूल की कार्रवाई है कि एक जगह से हटाया है, कहीं और ज़रूरत होगी पार्टी को तो वहाँ पे एडजस्ट कर देंगे, क्योंकि वज़ीर आज़म उनके जहन में यही था वज़ीर आज़म इसमें मुलव्वस नहीं होंगे। तो इस वजह से जब ये खबरें चलाई गई तो वो शदीद बरम हुई और उनको जो डायरेक्ट जो उनका शुबा था वो यही पहुंचा कि शायद इसके पीछे वज़ीर आज़म भी मुलव्वस हो सकते हैं, क्योंकि इन खबरों को रुकवाया क्यों नहीं जा रहा। उसके बाद उन्होंने अपने करीबी साथियों और दोस्तों जितने भी थे रुफ़का, सियासी रुफ़का, उनसे मशवरा किया और उन्होंने फ़ैसला किया कि अब मैं वो सारे राज सामने लेके आऊँगी कि मुझे वजारत में किस तरीके से काम नहीं करने दिया गया, जो सरकारी टीवी है पीटीवी उसको कौन कंट्रोल कर रहा है, वजारत मेरे पास होने के बावजूद कौन कंट्रोल करता रहा है और उसमें क्या कुछ होता रहा है, ये सारी चीज़ें मैं अब मीडिया पे लेके आऊँगी। और उन्होंने साथ ही अनाउंस कर दिया, सियालकोट में जो उनके करीबी लोग थे उनके मीडिया विंग था उसने अनाउंस किया कि वज़ीर आज़म फरदौस आशिक अवान जो है वो कल 11:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी इस्लामाबाद प्रेस क्लब में, और इस्लामाबाद प्रेस क्लब को भी इतला दे दी गई कि आप इंतज़ामात करें 11:30 बजे धमाका खेज किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसमें बहुत से इंकशाफात किए जाएंगे। वो इंकशाफात ऐसे हो सकते थे, जैसे मैं पहले बता चुका हूँ कि उससे न सिर्फ उन लोगों को ज़िक पहुँचती, उन लोगों को नुकसान होता, बल्कि वज़ीर आज़म भी उसकी जद में आ सकते थे, उनसे भी बहुत से सवाल ऐसे बहुत से सवाल उठाए जा सकते थे उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के नतीजे में जिसका जवाब बराह रास्त वज़ीर आज़म को देना पड़ता। लिहाजा इसकी खबर जब वज़ीर आज़म हाउस को पहुंची तो वज़ीर आज़म हाउस के जो लोग थे उन्होंने रब्ता करना शुरू किया फरदौस आशिक अवान ने, और फरदौस आशिक अवान की तरफ से भी ये मुसलसल कोशिश जारी थी किसी तरीके से वज़ीर आज़म से मेरा रब्ता हो जाए इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले तक। जब फरदौस आशिक अवान की तरफ से वज़ीर आज़म को ये पैगाम पहुंचाया गया कि आप मुझे सफाई का मौका दें, मेरे ऊपर जो इल्ज़ामात लगाए गए हैं ये इंतहाई बूढ़े किस्म के इल्ज़ामात हैं, मैं अपने आप को क्लियर करना चाहती हूँ, मैं एक सियासी शख्सियत हूँ, मुझे इलेक्शन लड़ना है और अगर मेरे ऊपर ये इल्ज़ामात रहते हैं तो मैं इस सूरत में इलेक्शन नहीं लड़ सकती। वज़ीर आज़म को पैगाम मौसूल हुआ तो वज़ीर आज़म की तरफ से भी रब्ता किया गया फरदौस आशिक अवान के साथ। ये राब्ते जो थे ये व्हाट्सएप के ज़रिए या टेलीफोनिक राब्ते थे, बराह रास्त मुलाकात नहीं हो सकी, जिसमें वज़ीर आज़म की तरफ से ये उन्हें पैगाम दिया गया कि आप तहम्मुल के साथ रहें, आप पीटीआई की मुतहर्रक रुकन हैं और ये जितने भी इल्ज़ामात हैं इसमें वज़ीर आज़म का कोई किरदार नहीं है और आप अपना पार्टी में किरदार अदा करती रहें। जिस पर वज़ीर आज़म की तरफ से उन्हें यही कहा गया कि ऐसी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की ज़रूरत नहीं है जिससे मामलात तूल पकड़ लें, जिस पर उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस मनसूख कर दी। ये वो सारी स्टोरी थी जिसकी वजह से उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस, लेकिन फरदौस आशिक अवान ने अपने जो करीबी रफ़का हैं उनको ये भी बताया कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने वक्ती तौर पे मनसूख की है, वज़ीर आज़म के कहने पर मनसूख की है, मैं खुलूस नीयत के साथ पीटीआई के साथ खड़ी हूँ, लेकिन
मैं अब आगे उनका रवैया देखना चाहती हूँ कि उनका रवैया मेरे साथ आने वाले वक्तों में कैसा होगा, और मैं अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की जो मनसूखी है वो उस वक्त तक ये मनसूख रहेगी जब तक मेरे साथ रवैया उनका बेहतर नहीं होता। अगर मेरे साथ रवैया मुनासिब ना हुआ, बेहतर ना हुआ, मेरे ऊपर इसी तरह के इल्ज़ामात लगते रहे, तो मैं तमाम सबूतों के साथ मीडिया पे आ जाऊंगी, मीडिया के सामने वो सारे सबूत रख दूंगी और अपने आप को क्लियर करवाऊंगी। ये वो सारी हकीकत थी। लेकिन जो कहा जा रहा है वो यही कहा जा रहा है कि इस सारी स्टोरी में जो जहांगीर तरीन के ख़िलाफ़ किरदार थे, उनको साइड लाइन करने वाले, उनसे वज़ीर आज़म की नाराज़गी का सबब बनने वाले, और उनको बिल्कुल एक अलग उसमें मंजर में ले जाने वाले वही किरदार यहाँ पे भी मौजूद हैं। और फरदौस आयशा कवान चाहती थी कि अब उनको बेनकाब कर दूं, और इसी दौरान उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस रुकवाने में उन पीटीआई के लोगों ने भी अहम किरदार अदा किया, जो कि उनके और वज़ीर आज़म दोनों के बहुत करीब थे, ताकि मज़ीद दूरियां ना बढ़ें, पार्टी में मज़ीद इख्तलाफात ना पैदा हों। डियर व्यूवर्स, ये तो मामलात चल रहे हैं वज़ीर आज़म हाउस के, लेकिन एक बड़ा दावा और भी सामने आया है मुबश्शिर लुकमान की तरफ से। मुबश्शिर लुकमान ने ये कहा है कि रमज़ान के बाद और इस वबाई सूरत हाल के ख़ात्मे के फ़ौरन बाद वज़ीर आज़म बड़े पैमाने पर अपनी काबीना में तब्दीलियाँ करने जा रहे हैं, और उसमें पार्टी के कुछ ही चेहरे नज़र आएंगे, बाकी जितनी भी काबीना होगी वो ज़्यादातर टेक्नोक्रेट पर मुश्तमिल होगी। और उन्होंने ये भी साथ कहा है कि अब बहुत हो चुका, बहुत से जो पीटीआई के लोग थे उनकी नाराज़गियाँ वज़ीर आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी की वजह से पैदा हो चुकी हैं, और अब वज़ीर आज़म इमरान खान ने यह भी फैसला कर लिया है कि जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं आज़म खान, शायद उनकी भी इस वबाई सूरत हाल से निकलने के बाद, रमज़ान के महीने के बाद उनकी भी शायद छुट्टी हो जाए और उनकी जगह पे नया प्रिंसिपल सेक्रेटरी आ सकता है। पीटीआई के भी बहुत से चेहरे बदलेंगे और उनकी जगह टेक्नोक्रेट इस हुकूमत का हिस्सा बनेंगे, क्योंकि वज़ीर आज़म समझते हैं कि उन्हीं लोगों को वजारतों में लाना चाहिए जो उसकी समझ बूझ रखते हैं, जो डिलीवर कर सकें, और सिर्फ वो अपने काम से काम रखें, वो पार्टी के मामलात और इस तरीके से जो साजिशें हैं उनका शिकार ना हो। मुझे इजाज़त दीजिए। मैंने कोशिश की है कि जितनी भी वो सारी स्टोरी है कम्प्रीहेंसिव अंदाज में वो आप तक बयान कर दूं, बता दूं, ताकि मिक्स इन्फो टीवी के व्यूवर्स जो हैं वो तमाम सूरत हाल से आगाह रह सकें। जो भी ताज़ा तरीन डेवलपमेंट्स होंगी उनके वो लेकर आपके खिदमत में हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अपना और अपने इर्द गिर्द मौजूद लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।